पाकिस्तान में इस वक्त एक शदीद किस्म का मौशी क्राइसिस है, बहरान है। मैं अब तक कोई 30 से ज़्यादा मुल्कों में रफली 450 से ज़्यादा बड़ी जो MNCs हैं और पाकिस्तानी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। एक लीडरशिप कोच की हैसियत से मैं CEOs के साथ प्राइवेटली 1-to-1 मुलाकातें करता हूँ। उनके कंसर्न्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज बराह रास्त अनएडिटेड, अनसेंसर्ड मुझे सुनने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम मैं साल में कोई 20-30 कंपनीज की बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ। सो समटाइम्स आई एम इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज। मैं 10-10 साल की स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में बिजनेसेस को सपोर्ट करता हूँ, और कभी कभी स्ट्रैटेजी उनकी बन चुकी है और वो मुझे इन्वाइट करते हैं कि मैं उसको डिप्लॉय करने में, उसको कैस्केड करने में पूरी लीडरशिप टीम और जो नीचे की टीम्स हैं उनको वो कम्युनिकेट करने में, उनसे कमिटमेंट गेन करने में उनको सपोर्ट और असिस्ट करूँ। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि पिछले 20 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, और जो फिक्रमंदी और जो परेशानी मैंने CEOs के और लीडरशिप टीमों के चेहरों पे अब देखी है वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। CEOs मुझे कहते हैं और वो कन्फेस करते हैं कि इस तरह की डिफ़िकल्टी और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं अपने 20 साल, 30 साल, 40 साल के करियर में हमने कभी इससे पहले फेस नहीं किया। हाँ, डिफ़िकल्टीज आती थी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स आते थे, 2008 का क्राइसिस, पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत ही गंभीर सूरत हाल उन्होंने इससे पहले फेस की होती। बट इस वक्त मैंने देखा है कि कई दफ़ा मैं जब स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कर रहा हूँ तो उसमें जो कंपनी है, जिसमें उस कंपनी के अम्ब्रेला में हो सकता है 10, 20, 24 और कंपनीज भी हैं, तो ऑनलाइन जूम के ऊपर बोर्ड ने भी कई दफ़ा मैं ज्वाइन किया। जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, मैंने पहली बार उनकी आवाज़ के अंदर भी थोड़ी परेशानी सेंस की। और चूंकि मुझे इंटरनेशनली भी काम करने का मौका मिला है तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई क्रिएट अ वीडियो। तो वो बातें जो मैं बंद कमरों में करता हूँ और बहुत थोड़े, कभी 10, कभी 12, कभी 20 लोग उसको सुन रहे होते, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो 7 स्पेसिफिक टूल्स या कह लें स्ट्रैटेजीज शेयर करने लगा हूँ कि अगर आपका बिजनेस इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है तो किस तरह से वो बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। आपका बिजनेस छोटू है, बहुत बड़ा है, आप छोटे शहर के स्केल के ऊपर है या कंट्री वाइड काम कर रहे हैं या बाकी बैनुल-अक़वामी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये 7 वो स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने निकाली हैं बेस्ड ऑन माय वर्क। एंड ख़ास तौर पे जो रिसेंट पिछले कोई 8-10 महीनों के क्राइसिस में मैंने जिन कंपनीज के साथ काम किया, तो मैंने वहाँ से जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज लर्न की है खुद, मैं वो लकी बन रहा हूँ कि कंपनीज मुझे इन्वाइट करते हैं, दे गिव मी अ लॉट ऑफ मनी एंड देन दे टीच मी हाउ टू रन सक्सेसफुल बिजनेसेस। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्पेसिफिक कंपनीज के नाम नहीं ले सकता और मैं उनकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस नहीं कर सकता। ये मेरी लिमिटेशन है, बिकॉज ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। दैट्स द रीज़न कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर नहीं होती। अगर मैं वो सेशंस रिकॉर्ड कर लूँ तो मेरे पास सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, बट आई नेवर डिड इट बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। सो मैं सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखते हुए बहुत क्विकली 7 स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है टू सर्वाइव एंड देन थ्राइव ड्यूरिंग दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। आर यू रेडी फॉर इट? पहली स्ट्रैटेजी, मैंने जो कामयाब CEOs को देखा वो क्या करते, दे कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि जो आपकी टीम है, जो आपके आसपास लोग हैं, जब क्राइसिस आता है तो सबकी निगाहें आपकी तरफ होती हैं। आपको सब कुछ खुल के भी नहीं बताना, सारी डिफिकल्टीज से आप घर के सरबराह और एकदम बता दें कि हम मर गए, लूटेंगे, तो हो सकता है कि आपका पूरा घर डिमोटिवेट हो जाए। एट द सेम टाइम एक ऐसी रोजी पिक्चर भी नहीं दिखानी जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको कम्युनिकेट करना है अपनी टीम के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपननेस के साथ। आपने उनको सच बताना है, और वो सच चाहे कितना ही कड़वा है, यू नीड टू कंबाइन सच विद व्हाट वी कॉल होप। आपने सच भी बताना है और साथ में उम्मीद भी देनी है, लेकिन खाली उम्मीदों के सहारे लोगों को नहीं चलाना। यू गॉट टू गिव देम द रियल पिक्चर, आगे क्या आने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, मैं कंपनी की जब स्ट्रेटजी बनाने में उनको असिस्ट कर रहा था, ही शोड अप एंड ही टोल्ड कि हमारे बिजनेस के हालात इतने बुरे हैं कि हमारी कंपनी खुदा न खास्ता बंद भी हो सकती। तो ये चेयरमैन का कहना था, तो एकदम सबके चेहरों के ऊपर सन्नाटे छा गए। देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, और चेयरमैन ने कहा कि आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज दिस इज हाउ बैड दिस सिचुएशन इज। इसका मतलब यह है कि अब आप सब लोगों को अब सूरत हाल की जो सीरियसनेस को उसका अंदाज़ा हो गया।
तो नो, यू नीड टू कम अप विद अ वेरी डिफरेंट टूल सेट, विद अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट कि सूरत हाल जितनी ख़तरनाक है उस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप CEO हैं, आप लीडरशिप पोजीशन में, तो आपने जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं ये ध्यान में रखना, उनकी निगाहें आप पे लगी हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको सच बताया जाए, 1। नंबर 2, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप इस क्राइसिस को डील करने के लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप छुपाए रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है कंपनी के अंदर, कारोबार के अंदर, इवन खानदान के अंदर और मुल्क के अंदर भी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। लोगों को पता नहीं होता कि उनके लीडर्स इस क्राइसिस को डील करने के लिए क्या कर रहे हैं। सो अपने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि क्राइसिस की नौयत क्या है, क्राइसिस की सीरियसनेस, उसकी स्वेरिटी क्या है और उस क्राइसिस को डील करने के लिए आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में क्लियर कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ डे टू डे बेसिस पे, टाइमली कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट यू रिक्वायर टू हैंडल अ क्राइसिस सक्सेसफुली। स्ट्रेटजी नंबर 2, आपको बिल्ड करनी है एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। सो मैंने देखा कि चाहे वो रिटेल का कारोबार है या वो फर्टिलाइजर का कारोबार है, वो सीमेंट का बिजनेस था या वो FMCGs थी, तो मैंने देखा कि जिन CEOs के साथ मैंने काम किया उन्होंने फौरी तौर पे एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म की टीम बनाई। वैसे से रिप्रेजेंटेटिव किस्म की टीम, तो इसका मतलब ये कि उसमें उस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के अंदर हर शोबे से लोग लिए। उन्होंने सप्लाई का बंदा भी उसमें डाला, तो फाइनेंस से भी रिप्रेजेंटेशन है, तो सेल्स के अंदर से भी एक बंदा मौजूद है, अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग का बंदा भी उसके अंदर मौजूद। तो आप एक ऐसी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाते हैं, उस टीम को ऑब्वियसली आप बाकी लोगों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा गहराई से सूरत हाल के बारे में बताते हैं। आपके ये जो टीम के अंदर लोग हैं, इनमें 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। एक, आपके ये ट्रस्टेड एडवाइजर्स होने चाहिए, और नंबर 2, इस टीम के अंदर वो लोग होने चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, जिनको काम करना आता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी सप्लाई टीम का बंदा मौजूद नहीं है उस टीम के अंदर, या मौजूद है तो वो एक्सपर्ट नहीं है उसको पूरी तरह से। आई वर्क विद एन ऑयल कंपनी जिसमें सप्लाई चेन के अंदर एक लिटरली BA पास बंदा मौजूद था, जिसने ज़िंदगी में कभी सप्लाई चेन की ना कोई उसके पास डिग्री है, ना ही प्रॉपर एक्सपोजर और एक्सपीरियंस था। सो मैंने देखा, इट वॉज अ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, बिग वन, लेकिन उन साहब की चूंकि विजन बड़ी लिमिटेड थी और उनका जो एक्सपीरियंस है और उन्होंने इस तरह की चीज़ों को कभी डील नहीं किया, तो ही सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट फेल्ड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही बॉट थिंग्स एट अ प्राइस जो इररेलेवेंट थी उस टाइम के ऊपर, और वो क्वांटिटीज उन्होंने इतनी ले ली जो आगे वो प्रोबेबली उस तरह से बेच नहीं पा रहे थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इन अदर बिजनेस। आई कांट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स ओवर हियर, बट एज आई सेड थोड़ी सेंसिटिविटीज होती है, आई कांट शेयर द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। बट सप्लाई चेन से मुझे यूं करके क्लिक किया, वो साहब का चेहरा मेरे सामने आ गया, बिकॉज ही वॉज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। तो उनकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया कंपनी के ऊपर, बिकॉज CFO, and yes, then CFO should have questioned कि why you are buying this thing in a large quantity. तो sometimes अगर आपकी टीम के अंदर competent लोग मौजूद नहीं हैं, तो आप जितने भी शानदार लीडर हैं, perhaps you wouldn't be able to thrive through the crisis. So लगे हाथों में आपको ये भी बताऊँ कि जब आप CEO हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आपको अपनी टीम के अंदर अपने से बेहतर लोग लेके आने हैं। तो कई दफ़ा आप लोगों को प्रमोट करते हैं बेस्ड ऑन देयर लॉयल्टी वीडियो, कि वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं। अब भूल जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सीट के ऊपर किस तरह का बंदा आपको बिठाना है। तो बहुत सारे बिजनेसेस फ्रेंड्स इस क्राइसिस के अंदर एक्सपोज भी हुए, बिकॉज सही लोग सही सीटों पे अगर मौजूद होते हैं और हर बंदे को पता है कि उसने उस सीट के ऊपर जो जिम्मेदारी है उनको किस तरह से निभाना है, तो यू आर एबल टू बेटर हैंडल द क्राइसिस। तो स्ट्रेटजी नंबर 2 ये है कि आप एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाएं, उस टीम के अंदर सही लोगों को सही सीटों पे बिठाएं, और उन लोगों के अंदर एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, एंड दे शुड बी योर ट्रस्टेड एडवाइजर्स ऑल्सो। दे हैव टू हैव समथिंग दैट आई कॉल, क्या उर्दू में बोलूँ, कि उनके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने आप को बाद में रखें और कंपनी को पहले रखें। तो मेनी टाइम्स मैंने देखा कि इस क्राइसिस के दौरान में लोगों ने ये भुला दिया कि कंपनी के लिए क्या बेहतर है, उन्होंने इस बात पे फोकस करना शुरू कर दिया कि किस तरह से वो अपने डिपार्टमेंट को सेव कर लें, वो किस तरह से
अपनी जॉब और अपना जो उनका पर्टिकुलर डिवीजन या बिजनेस का एरिया उसको किस तरह से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे फिर टेरिटोरियल वॉर्स शुरू हो जाती हैं बिटवीन HODs, बिटवीन चीफ्स ऑफ वेरियस फंक्शंस। सो आपने कोशिश करनी है कि क्राइसिस में जहाँ पे हमने स्टार्ट किया गया अच्छा कम्युनिकेट करें सही तरह से, क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, एंड देन बिल्ड अ टीम जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके अंदर काबिलियत हो, एक्सपर्टीज़ हो, और फिर आप उस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को डिफरेंट टास्क्स एलोकेट करते हैं और वो बड़ी हंगामी, बिकॉज क्राइसिस का मतलब क्या है, बहरान है। तो बहरान के अंदर एक तरह की आपने इमरजेंसी नाफज करनी है। आई रिमेंबर एटलीस्ट मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो ड्यू पॉइंट है, जब 2008 का क्राइसिस आया था, तो क्राइसिस पब्लिकली तो बहुत बाद में अनाउंस हुआ, तो उसके कोई 2 महीने पहले ड्यू पॉइंट का CEO ही वेंट टू आई बिलीव ही वेंट टू जापान। तो वहाँ पे सम ऑफ हिज क्लाइंट्स जिनके साथ वो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वी आर हैविंग सम डिफिकल्टीज विद कैश फ्लोज। तो जो आई थिंक हॉलीडे समथिंग CEO का नाम था ड्यू पॉइंट के, तो मैं शेयर करूँ इसलिए कि दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन बुक्स, तो देयर इज नथिंग कॉन्फिडेंशियल अबाउट इट। तो कहते हैं कि मिस्टर हॉलीडे फ्लू नेक्स्ट मॉर्निंग एंड 7 AM जापान से निकलने से पहले अगले रोज 7 बजे US हेडक्वार्टर्स में उन्होंने अपनी पूरी लीडरशिप टीम को इकट्ठा किया। 7 o'clock इन द मॉर्निंग उनकी वो मीटिंग शुरू हुई, और उस मीटिंग में आने से पहले उसने अपने तमाम HODs को जो उसकी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बन सकते थे, उनको लिखा कि टेल मी हाउ बैड इट इज, मतलब मुझे बताओ सूरत हाल कितनी बुरी है, और दूसरा सवाल ये बताओ कि पॉसिबली कितनी बुरी हो सकती है। एंड दे वर इनिशियली शॉक, कौन सी सूरत हाल, क्या बुरा होने वाला है, क्या कितना बुरा हो सकता है। तो देन ही टोल्ड एवरीवन कि अगर जापान में एक सिक्योर कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिफिकल्टी फील करे, उनको कैश फ्लोज के इश्यूज है, इसका मतलब है दुनिया में कुछ होने वाला है। सो दुनिया में कुछ लीडर्स हैं, कुड प्रोबेबली एंटीसिपेट समथिंग व्हिच इज कमिंग अहेड। एंड आई वाज रिसेंटली पार्ट ऑफ अ CEO क्लब्स मीटिंग जो US बेस्ड है, और उसमें एक पाकिस्तानी CEO के बारे में उन्होंने बताया कि ही वॉज अ गाय जिसने 4 years बैक ये कहा था कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स बंद होने वाली है। और लिसन इट वेरी केयरफुली, 4 years बैक जब पाकिस्तान में इंपोर्ट की पाबंदी के बारे में कोई सोच नहीं रहा था और कोई ऐसा इम्कान नहीं था, दिस गाय प्रिडिक्टेड, आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ, दिस व्हाट वी कॉल लीडरशिप। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन को लोकली प्रोड्यूस करना शुरू किया, और उन्हें आई थिंक 1000 एकड़ के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट किया। एंड समबडी वाज टेलिंग मी कि इस वक्त पाकिस्तान में लाखों एकड़ जमीन के ऊपर उस एक बंदे की विजन की वजह से लाखों एकड़ जमीन के ऊपर सोयाबीन इज लोकली बीइंग प्रोड्यूस्ड। दैट इज कॉल्ड अ सेंस ऑफ विजन। सो एज अ लीडर यू नीड टू एंटिसिपेट आगे क्या आने वाला है, यूं करके दूर से आप देख सकते हो, एंड देन यू नीड टू कम्युनिकेट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन योर टीम। और चाहे आपकी टीम के लोग बड़े कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हो, बड़े सुकून में हो गया, हर चीज़ तो बिल्कुल सही है, तो यू गॉट टू व्हाट वी कॉल क्रिएट अ बर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी आए, इमरजेंसी का निफाज जैसे आप कंपनी में करते हैं, और सब लोगों को टोस पे ले, एंड एवरीबडी शुड थिंक कि ये सूरत हाल कितनी बुरी है और पॉसिबली कितनी बुरी हो सकती है। और फिर आप तीसरी स्ट्रैटेजी है कि यू बिल्ड सिनेरियोज विद दैट टीम। स्ट्रैटेजी नंबर 3, आप बैठते हैं और मुख्तलिफ सिनेरियोज बिल्ड करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं अगर फॉर इंस्टेंस ये इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी, हमारे रॉ मटेरियल सारे दुनिया से बाहर से आते हैं। सो आई वाज वर्किंग रिसेंटली विद फॉर एग्जांपल अ पावर जनरेशन कंपनी जो कोल बेस्ड है, और उनका सारा कोयला बाहर से आता था। तो अब तो कोयला बाहर से नहीं आ सकता, इस सूरत हाल में क्या करेंगे। सो व्हाट दे डू इज, उन्होंने तो खैर इस कंपनी ने जब बंद हो गया तो सोचा, तो अभी आप सोचते हैं कि अगर कॉन्स्टेंटली ये सूरत हाल रहती है, व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव सप्लाई ऑप्शंस फॉर अस। तो अगर डॉलर की प्राइस फॉर इंस्टेंस इस वक्त somebody was telling me, I only yesterday I was in an event where we had a lot of other CEOs also, तो मुझे बता रहे थे कि डॉलर की प्राइस कैन गो टू अप टू 350, माय गॉड 350 रुपीज़। तो अगर डॉलर की प्राइस वाकई 350 पे चलेगी तो व्हाट आर वी गोना डू। तो अगर आप एज अ बिजनेस लीडर, आप अपने कारोबार के लीडर या CEO होने की हैसियत से अगर सारी टीम को अभी से एक तरीका आंखें बंद कर लें, नहीं कुछ नहीं होगा, तो ये
कहते कहते कि कुछ नहीं होगा, वी रीच टू अ सिचुएशन जहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो दे हैव टच 278 और समथिंग, एंड डॉलर की प्राइस, मैंने इंटरनेशनली कुछ डॉलर्स के अंदर पेमेंट्स करनी थी, तो इवन नाउ आई फेल टू एंटिसिपेट। सो ऐसा नहीं कि हम जो स्पीकर्स और कोचेज हैं तो हम सब गलतियों से पाक हैं। आई मेड अ मिस्टेक, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग डॉलर बढ़ रहा था, ऊपर जाए जा रहा था, तो आई थॉट समबडी टोल्ड मी कि ये तो नीचे आ जाएगा। सो आई वाज मिस्टेकन एंड आई डिलेड दोज पेमेंट्स, एंड देन वो पेमेंट्स जो प्रॉबेबली मैं 160, 70, 78 के आसपास उस वक्त प्राइस उस पर कर सकता था, तो मैंने इवेंचुअली मेड दोज पेमेंट्स, तो आई थिंक $256 का रेट था उस दिन व्हेन आई इवेंचुअली हैड टू मेक दोज पेमेंट्स। सो एक लीडर का जो गलत डिसीजन है, लाइक मेरे गलत डिसीजन की वजह से माई एंटायर कंपनी प्रॉबेबली हैड टू सफ़र। तो गुड लक कि हमारी कोई बहुत बड़ी पेमेंट्स नहीं थी, बट स्टिल वी डिड नॉट एंटिसिपेट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज लर्निंग फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स। आपने एंटिसिपेट करना है कि और पॉसिबली सिनेरियोज क्या आ सकते हैं। तो जैसे सिनेरियो प्लानिंग होती है कि ये हुआ तो फिर क्या करेंगे, और अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, और अगर ये हुआ तो क्या होगा, तो यू हैव टू क्रिएट दोज सिनेरियोज एंड यू गॉट टू क्रिएट व्हाट यू कॉल आपका बी प्लान क्या है, आपका कंटिजेंसी प्लान क्या है, और अगर वो भी नहीं हुआ तो क्या प्लान होगा। सो ड्यू पॉइंट के केस में उस दिन अगले दिन 7 बजे इन द मॉर्निंग ड्यू पॉइंट का जो सीईओ था उसने कहा कि निकालो जो हमारा कंटिजेंसी प्लान। सो व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई वाज सरप्राइज्ड कि देखो यार, इन लोगों का जो इमरजेंसी प्लान है वो पहले से बना पड़ा था, एंड देयर वर सो मेनी सिनेरियोज। इसे कहते हैं लीडरशिप, कि हमारे सीईओज जो है वो इतने ऑपरेशंस के अंदर बिजी रहते हैं। ये एक और प्रॉब्लम है, दे आर नॉट विलिंग टू लेट गो। वो हर ऑर्डर को खुद प्रोसेस करना चाहते हैं, वो हर चेक खुद साइन करना चाहते हैं, वो हर लेवल के ऊपर छोटे से छोटे डिसीजन में इतने इन्वॉल्व हैं कि उनके पास फ्यूचर को प्लान करने का टाइम ही नहीं है। बट ड्यू पॉइंट का सीईओ जो है उसने और उसकी टीम ने किसी दिन ऑपरेशंस में से वक्त निकाल के बैठ के, उनको शायद दिनों हफ्तों लगे होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे। तो आखिरी बार वो प्लान 9/11 जब हुआ था ना, तो ड्यू पॉइंट ने उस वक्त वो खोला था। तो 9/11 के बाद फिर 2008 के क्राइसिस में उन्होंने उस प्लान को खोला, और फिर जब कोविड आया तो फिर ड्यू पॉइंट ने उस पूरे प्लान को रीओपन किया। सो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बड़ी अडेप्टेबिलिटी दिखाई, बड़ा एडजस्ट किया, एंड वेरी क्विकली दे वर एबल टू अडेप्ट विद द चेंजेस। सो हमने 3 स्ट्रेटजीज अब तक डिस्कस की हैं। आपने कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली, आपने फौरी तौर पे कंटिजेंसी, आपने एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनानी है, और फिर आपने मुख्तलिफ सिनेरियोज बिल्ड करके उन तमाम सिनेरियोज की बेसिस पे अपनी प्लानिंग करनी। ये हुआ तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो देन यू गॉट टू बी रेडी फॉर एवरी पॉसिबल थिंग। दोस्तों, चौथी स्ट्रेटजी का नाम है, नाम बताने से पहले मैं कहूँगा कि सब कहते हैं कि क्राइसिस जो है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे दोस्त आरिफ अनीस, मेरे वो गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं, कोच हैं, उन्होंने और मैंने मिलकर ये किताब लिखी थी मेड इन क्राइसिस, जो हे हाउस ने अमेरिका में इसको पब्लिश किया, और ये कोई 38,000 बुक स्टोर्स पे दुनिया भर में अवेलेबल है। और इस किताब को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर एक अवार्ड होता है उसके लिए नॉमिनेट भी किया गया था। सो हमने इस किताब में 156 ग्लोबल सीईओज के साथ काम किया, रिसर्च किया, जिसमें आप देखें जेसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, एंजेला मार्कर जो उस वक्त कोविड में शी वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी, तो एलॉन मस्क और जेफ बेजोस और जूम के सीईओ और फिर नेटफ्लिक्स के सीईओ, ये सारे कोविड में अवेलेबल थे, एंड दे वर जस्ट अ फ्यू कनेक्शंस अवे फ्रॉम अस। और मेरे एक सीईओ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दुनिया भर में जिस बंदे को आप चाहे मिल सकते हैं, और वो बंदा आपसे कुछ 6 कनेक्शंस के फासले पे होता है। तो अगर आप वो सही कनेक्शंस यूज़ करें तो यू कैन रीच टू एनीवन। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने जो रिसर्च किया कोविड के दौरान में भी, एंड आई विल समडे रिकॉर्ड अ वीडियो बेस्ड ऑन माई बुक ऑल्सो इंशाल्लाह वेरी सून। तो हमने ये लर्न किया कि सारे सीईओ समझते हैं कि क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी छुपी है। दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेस हैं, आई वुडंट गो इनटू डिटेल्स, आप जाइए किसी बिजनेस को उठाइए, अमेज़ोन से लेके तो आप फेसबुक तक, और वॉलमार्ट से लेके तो बैंक ऑफ अमेरिका तक, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस आज दुनिया में खड़े, ये सब के सब दे वर मेड इन क्राइसिस। ये उस वक्त इनकी बुनियादें रखी गई थी जब दुनिया क्राइसिस के अंदर घिरी हुई थी।
और दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन था, कोई सोचता नहीं था कारोबार शुरू करने के बारे में, तो उस वक्त दीज पीपल स्टार्टेड दीज बिजनेसेस एंड ये बिजनेसेस बाद में बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो चौथी स्ट्रेटजी है कि लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम क्या है, जब क्राइसिस आता है सर पे तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारी वो जो अपॉर्चुनिटी को देखने वाली आंख है वो बंद हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मेटाफोर यूज करूंगा कि आपकी दो आंखें, एक आंख से क्राइसिस को डील करें मगर दूसरी आंख जो है उसको अपॉर्चुनिटी पे रखें। मे बी यू कैन क्रिएट टू डिफरेंट टीम्स। जैसे शुरू में मैंने कहा स्ट्रेटजी नंबर 2 ये थी कि आप एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाएं। तो आप क्या करें, एक अपॉर्चुनिटी सीकिंग, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग टीम बना दें। आपको पता है कि टोयोटा के अंदर एक नई गाड़ी जब बन के आती है तो एक टीम उसको बना के बड़े फखरिया अंदाज में पेश कर रही होती है, तो जो एक और दूसरी टीम है वो यूं करके क्रिटिकल अंदाज में उसको देख रही होती है और वो उसका उसी दिन, जबकि अभी वो लॉन्च नहीं हुई होती, उसका तोड़ निकाल रही होती है। वो उसको कंपटीशन की निगाह से देखती है कि हमने इसके अंदर से क्या खामी निकालनी है और हमने कैसे इसके ऊपर बिल्ड करना है। तो आप क्राइसिस के अंदर वाकईतन अपॉर्चुनिटी छुपी है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। फॉर इंस्टेंस मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रही है ऑफ ब्रिटिश कंपनी कॉल्ड डायसन। डायसन आपको पता है क्या बनाते थे? दे यूज्ड टू मेक वैक्यूम्स। ये जो वैक्यूम क्लीनर्स घरों के अंदर होते हैं, दे यूज्ड टू मेक वैक्यूम्स। और पता चला कि कोविड में सारी प्रोडक्शंस वगैरह बंद हो गई, देयर इज नोबडी हु इज बाइंग वैक्यूम्स। तो पता उन्होंने क्या किया, दे पुट टुगेदर अ प्लान कि आज से हमने, अब बिक क्या रहा है, मशीनें वही है, सब कुछ वही है, बनाए क्या। तो देयर अपॉर्चुनिटी सीकिंग टीम केम अप विद एन आइडिया कि हम, दुनिया में इस वक्त डिमांड है वेंटिलेटर्स की, तो लेट्स मेक वेंटिलेटर्स। तो उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर, इन लेस देन 2 months टाइम, दे वर एबल टू मेक दी वेंटिलेटर। और फिर यूके गवर्नमेंट ने पहला ऑर्डर उनको 10,000 वेंटिलेटर्स का दिया, बिकॉज कोविड के दौरान में दुनिया में जो वेंटिलेटर्स हैं वो नापैद हो गए थे, कम पड़ गए थे। सो दिस कंपनी गॉट द फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर एंड देन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज, डायसन, जो दुनिया में वेंटिलेटर्स बनाती है। तो आपने हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी जरूर छुपी होती है। ये आपने बिलीफ बिल्ड करना अपने अंदर, आपने बिलीव कर रहे हैं कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है। जब आप इस यकीन के साथ निकलेंगे कि अपॉर्चुनिटी है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। 5वीं स्ट्रेटेजी जो मैंने देखी है कामयाब कंपनीज में, वो है दे प्रायोरिटाइज। वो अपनी तरजीहात का सही तयन करते हैं। जब इमरजेंसी आती है तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी के अंदर, फॉर इंस्टेंस एकदम से सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो शादियां रुक जाती हैं, शॉपिंग रुक जाती है। यू देन डेवलप अ वेरी क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटी कि इस वक्त हमने क्या करना है। तो हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं एक तरफ रुला डालते हैं क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, लेकिन उनकी शाख खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। उनके सीईओज़ के वेकेशंस और ट्रिप्स वैसे ही चल रहे होते हैं, वो उसी तरह से दे आर थ्रोइंग बिग डिनर्स एंड एवरीथिंग। तो फिर जो बाकी लोग हैं आपके, जिनकी सैलरीज के ऊपर आप कट लगा रहे होते हैं और जिनको आप नौकरी से निकाल रहे होते हैं, तो यू क्रिएट अ वेरी नेगेटिव मैसेज। आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ बिकॉज मेरे ज़हन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ रही हैं जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ और लोग मेरे कानों में मुझे बताते हैं बिकॉज दे ट्रस्ट मी, और वो कहते हैं कि अभी हम इतने लोगों को फायर किया, हमने इधर हमने लोग फायर किए और इधर इस चीज़ के ऊपर हमने इतना खर्चा कर दिया। तो आप कैसे साहब बताएं, डज इट मेक सेंस? और आई एम स्पीचलेस एंड देन आई गो प्राइवेटली, मैं उन लीडर्स को क्वेश्चन करता हूँ कि आपके सामने लोगों में हिम्मत नहीं है ये बातें करने की, बट दे टोल्ड मी दिस थिंग। सो आप अपनी प्रायोरिटीज़ का सही तयन करें। आप जिस तरह का बिजनेस है, जिस तरह की आपकी कंपनी है, तो ऐसी प्रायोरिटीज़ हों कि आपके पास अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आपने एलोकेट करना है उनको कि किस जगह पे इन्वेस्ट होगा, आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मनी, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, इवन आपके इमोशंस और फिर आपके पैसे, जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे। सो यू गॉट टू रियली प्रायोरिटाइज कौन से बिजनेस का सेगमेंट है जिसको जिंदा रखना है, जो हमारा लाइफ ब्लड है। इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज तो हो सकता है कि आप एक ऐसे बिजनेस को या एक ऐसे सेगमेंट को प्रायोरिटाइज कर लें जो प्रॉबेबली इस क्राइसिस में आपके लिए कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएगा या आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में रोल नहीं प्ले करेगा। तो आपने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो फिर पता चलेगा कि उस लम्हे में यू मिस द बोट एंड आपकी जो सर्वाइवल है वो सादा लफ्ज़ों में दांव पे लग सकती है। तो एज अ बिजनेस आई वुडंट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स। आपका कारोबार है, आपको पता है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्रायोरिटाइज करें। और एक प्रायोरिटाइज करने में मैं आपको ज़रूर हिंट दूंगा कि आपका जो भी कारोबार है उसको
डिजिटलाइज करने के बारे में सोचें। सोचिए कि कैसे आप उस कारोबार को इस तरीके से रन कर सकते हैं कि आपकी मौजूदगी के बगैर भी। मेरे एक दोस्त हैं उमैर इकबाल कुरैशी, इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो ही रन्स दिस अली बाबा सेंटर एंड ही इज नॉट डिजिटलाइजिंग इट। तो रेवेन्यू डिजिटल कम है बट ही इज़ मेकिंग मनी व्हेन ही इज स्लीप। तो आपको कुछ इस तरह से अपने बिजनेसेस को सेटअप करने की कोशिश। मुझे कल एक साहब मिले थे एंड ही वाज सेइंग कि सर मैं थोड़ा रेजिस्टेंट था कि कुछ बिजनेस डिजिटाइज शायद नहीं हो सकते। तो आई रेड अ बुक कंपैटिटिव एडवांटेज बाय रामचरण, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स, मस्ट रीड, आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। उन्होंने भी ये कहा एंड दिस गाय हिज नेम इज साद अहमद एंड ही इज एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी हिमसेल्फ। कभी वो मिलान में है तो कभी दुबई में, ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड and he is an amazing success story. Maybe someday I'll invite him and record his story. वो कहते हैं मैं एक टाइम पे 10 रुपए के लिए तरसता था और अब I have a job and a business which takes me internationally. कैसे? Because he focused on the digital transformation. तो प्रायोरिटाइज करें। आप आज के दौर में सबसे बड़ी की जो है वो डेटा है। तो स्ट्रेटजी नंबर 5, आपने प्रायोरिटाइज करना है, अपनी तरजीहात का सही तयन करना है और अपनी ताकत, रिसोर्सेज, एनर्जी, इमोशंस को उस प्रायोरिटी के पीछे लगा दें। एंड स्ट्रेटजी नंबर 6 है, मैं उसको कहता हूँ कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब ये है कि जब आप गिरते हैं, आप बॉल को ज़मीन पे मारते हैं तो द बॉल डज नॉट हैव अ चॉइस और टू बाउंस बैक। तो लाइफ में कुछ लोग हैं जो रेत की तरह होते हैं, नीचे फेंक दें तो उसके बाद वो ज़मीन बोस हो जाती है। और कुछ लोग उस गेंद की तरह होते हैं कि उनको जितना नीचे फेंकेंगे वो वापस आएंगे। तो एज अ लीडर आपने अपनी टीम के अंदर ये सेंस ऑफ उम्मीद जगाना है, लोगों को बताना है कि हम बाउंस बैक करेंगे और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बाउंस बैक करके दिखाएं। अब ये जो बाउंस बैक है, जिसका मतलब ये कि आप गिरेंगे तो गिर के फिर उठेंगे, और उठेंगे ऐसे नहीं कि जहाँ पहले थे, गिरेंगे तो उठ के यहाँ तक नहीं आएंगे, आप इससे भी ऊपर चले जाएंगे। तो अपने लोगों को स्टोरीज ढूंढ के दें, उनको रिसर्च करके बताएं कि किस तरह से कौन सी कंपनीज थी जो क्राइसिस में नीचे गई और फिर किस तरह से वो वापस आई। तो ये जो वापसी का सफ़र है ना, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका बड़ा ये तो बज़वर्ड ही बन गया है। हर कंपनी जिसमें मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ वो मुझे कहते हैं ये इस पर ज़रूर बात करें, और उसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। सो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस क्विकली आपको हिंट दूँ कि कुछ कंपनी में आपके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका दिमाग पत्थर की तरह है, पत्थर फिक्स्ड है, वो ग्रो नहीं करता। उनको कहें कि ये टास्क है तो उनके छक्के छूट जाते हैं, उनको कहें कुछ नया करना है तो वो उसको थ्रेट समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनका दिमाग, जिनका जो जहन है, जिनकी सोच वो पत्थर की तरह नहीं है, वो बीज की तरह है। बीज ग्रो करता है, पत्थर ग्रो नहीं करता। मैंने रिसेंट किसी ट्रेनिंग में ऐसे मजाक में कहा था कि पत्थर कभी कभार ग्रो करता है, लेकिन वो ग्रो करता है जाके किसी के किडनी में गुर्दे में जाके ग्रो करता है। सही जगह पे पत्थर ग्रो नहीं करता। बट जो बीज है उसको जहाँ पे लगा दें, अगर आप उसको प्रॉपर्ली नर्चर करें तो वो ग्रो करके बड़ा हो जाता है। तो लोगों के दिमागों के अंदर ग्रोथ का बीज बोइए, उनको एहसास दिलाइए, उनको परसुएट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, उनके उस माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए उनको ट्रेनिंग में से गुजारें, उनको मिसालें दें, उनको कोच कराएं, ताकि उनके दिमाग में ये बात बैठे कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सो एक खूबसूरत लफ्ज़ मेरे जहन में है कि मैंने कहीं पढ़ा था जिम कॉलिंस की किताब में, तो उसने कहा था कि 2 बातें जो हैं लीडर्स को बड़ी बुलंदी पे ले जाती है। उनमें से पहली बात है कि यू लुक इनटू द आईज ऑफ ब्रूटल रियलिटी। ऐसे जैसे मैं इस वक्त कैमरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, तो इस तरह ब्रूटल रियलिटी जो फैक्ट है कि हालात कितने ख़राब है, तो आप हालात की निगाहों में निगाहें डाल के यूँ करके देखें। एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे आप रियलिटी को देख रहे हैं, मीनिंग रियलिटी से आंखें नहीं चुरा रहे हो और इधर उधर नहीं कर रहे हो, जैसे वो होता है कि रेत में अपना सर नहीं छुपा रहे ऑस्ट्रिच की तरह। एट द सेम टाइम वो जिम कॉलिंस ने लिखा था और बहुत साल पहले मैंने पढ़ा, एंड इट रियली हेल्प मी रीशेप माई बिजनेस। और वो है ये बिलीफ, ब्रूटल रियलिटी को, तल्ख जो हकायक है उनको आंखों में आंखें डाल के देखने के साथ साथ यू हैव दिस बिलीफ क्या कि वी विल प्रीवेल इन दी एंड, मीनिंग आखिर में जीत हमारी होगी। हालात जितने भी बुरे हैं विल कम थ्रू इट, हम सर्वाइव करेंगे, हम थ्राइव करेंगे, हम बच के दिखाएंगे, इसमें से हम निकल जाएंगे।
तो ये जो बिलीफ है, उम्मीद नहीं खाली, ये बिलीफ, ये यकीन इसमें से निकल जाएंगे। जैसे होता है, एक है मुझे उम्मीद है कि वो आएगा, दूसरा है मुझे यकीन है कि वो आएगा। तो ये बिलीफ के आखिर में इसमें जीत हमारी होगी। ये आपको ताकत देता है, आपको जुर्रत देता है, आपको एनर्जी देता है कि आप मुश्किल से मुश्किल जो आगे डिफिकल्टी उसे टकरा जाए और उसको क्रॉस कर लें। सातवीं और आखिरी स्ट्रेटजी है, अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखें। और ये मेरे दिल से निकल रहा है। मैंने देखा है कि क्राइसिस, इधर अभी क्राइसिस की जो लहर है ना, वो साहिल से 10,000 मील दूर होती है और 300 बंदों को निकालने का प्लान हम पहले ही बना चुके होते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है व्हेन आई टॉक टू सम ऑफ द CEOs एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन एबल टू somehow influence those CEOs also and been able to reverse those decisions also। मैं कई HR के लोगों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इन बुरे वक्तों में they took a stand और उन्होंने जाके बोर्ड को, CEOs को, कंपनीज को समझाया, स्टेक होल्डर्स को कि भाईजान यू हैव मेड दिस मच मनी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और अभी क्राइसिस आया ही नहीं है पूरी तरह से, तो आप पहले ही बंदों को निकालने का बंदोबस्त कर चुके। ठीक है, आपने इस क्वार्टर में परहैप्स प्रॉफिट नहीं बनाया या इस क्वार्टर में आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बनेगा नहीं, अभी वो हुआ नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आया, अभी सिर्फ नजर आ रहा है कि प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो आपने इमीडिएटली अपने उन लोगों को जिनकी वजह से यू मेड दिस प्रॉफिट, यू जस्ट ले देम ऑफ। सो आसान नहीं है। एट द सेम टाइम मैं उन बिजनेसेस को भी जानता हूँ जहाँ पे सीरियस डिफिकल्टीज। आई मेट अ CEO रिसेंटली ऑफ अ कंपनी विच इज सेटिंग अप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री और इम्पोर्ट्स बंद हैं, पुर्जे आ नहीं रहे, कोई जो किट्स हैं कुछ भी नहीं है। सो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इवेंचुअली दे हैड टू लेट पीपल ऑफ। मगर ये वो कंपनी जो नया कारोबार शुरू कर रही थी और अभी उन्होंने एक पैसा भी अर्न नहीं किया था, इन्वेस्ट अभी इसी स्टेज पे थे। बट मैं यहाँ पे मुखातिब हूँ खासतौर पे उन कारोबार करने वालों से जिन्होंने पिछले 1 साल में, 10 साल में, 20 सालों में पैसा बनाया। तो अभी थोड़ी डिफिकल्टी आई है, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आप इस मुल्क में रहते हैं, अगर आप सैकड़ों, हज़ारों के हिसाब से लोगों को बेरोज़गार करेंगे तो देन आपके ख्याल में वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो एज मच एज यू पॉसिबली कैन, आई एम नॉट पुशिंग यू। जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ, वहाँ पे मैं लिटरली पुश भी करता हूँ। तो मैंने खुद अपनी पॉसिबिलिटीज़ में, जब क्राइसिस आया था पिछला कोविड का क्राइसिस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी एक बंदे को फायर नहीं किया, हमने किसी एक बंदे की सैलरी को कम नहीं किया, बिकॉज वी बिन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुल। तो अब ज़रा सी डिफिकल्टी आई तो सबसे पहले आप लोगों को फायर कर दें, उनको निकाल दें। आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर पीपल। तो मैं फिर कहता हूँ, ये मुश्किल होगा, ये डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा और आपको गट्स चाहिए, आपको करेज चाहिए कि आप बोर्ड के पास, जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास जाएं और उनको कन्विंस करें। तो एज मच एज यू पॉसिबली कैन, आपने इस डिफ़िकल्टी के मोमेंट में अपने लोगों का ख्याल रखना है। और मैं पूरे यकीन से और पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि वो बिजनेसेस जिन्होंने डिफ़िकल्ट था मगर उन्होंने अपने लोगों का ख्याल रखा और उन लोगों को ले ऑफ नहीं किया और क्राइसिस में उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा, तो हमने देखा है अपनी आंखों से कि उन्हीं लोगों ने फिर जान लड़ा दी। हमने वो ऑर्गेनाइजेशंस भी देखी जहाँ पे अगर फॉर इंस्टेंस 500 लोगों को फायर करना ज़रूरी हो गया इसलिए कि उनकी तनख्वाह जो है वो कंपनी नहीं दे सकती, तो सब लोग सर जोड़ के बैठे और जब बड़ों ने आगाज़ किया, यानी सब लोगों ने कहा कि ऑल राइट, मेरी तनख्वाह, फॉर एग्जांपल बड़ों ने कहा मेरी तनख्वाह $1 है, आई एम विलिंग टू गो विद से 5 लाख, मैं 5 लाख अपनी तनख्वाह खुद छोड़ता हूँ। तो जब टॉप लेवल से इस तरह के डिसीजंस हुए तो बाकी लोगों ने भी कहा कि ठीक है, मेरी तनख्वाह 30,000 है, तो मैं अपनी तनख्वाह में से डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वाज रिक्वायर्ड, तो से सब ने कहा कि मेरी तनख्वाह में से 5,000 निकाल दें। तो आई डोंट नो रिकॉल द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन जितने उन 500 लोगों की तनख्वाहों के ऊपर पैसे जाने थे जो कंपनी बचा रही थी, बाकी सब लोगों ने कहा हम सेक्रीफाइस। ये ऐसी है जैसे भूख सबको ज़्यादा लगी है, खाना सबके लिए ज़रूरी है, तो अगर घर में 10 रोटी हैं और बंदे 20 हैं तो फिर ये नहीं है कि 10 तो खा लेंगे और बाकी 10 को कहें तुम निकलो भाई घर से, भूखे मरो, जो मर्जी करो। तो सब ने कहा कि अच्छा हम आधी खाते हैं, लेकिन अब मिल के खाते हैं। और फिर उन लोगों ने जान मारी एंड अगले कुछ अरसे में कंपनीज वर एबल टू रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। और वो कंपनीज बताती हैं कि हमने पहले से कहीं ज़्यादा
प्रॉफिट जनरेट किया, बिकॉज अब आपने लोगों को सिर्फ तनख्वाह नहीं दी है, पैसा नहीं दिया, आपने उनका दिल जीत लिया। तो लीडर्स, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, आपने इस क्राइसिस के टाइम पे अपने लोगों का ख्याल रखना है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन 7 में से शायद सारी स्ट्रेटजीज आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे, तो मे बी यू कैन प्रायोरिटाइज कि इनमें से कौन चीज़ है जिसको आपने सबसे पहले करना है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। वाई एम आई कॉन्फिडेंट? बिकॉज मैंने खुद अपनी आंखों से, अपनी रिसर्च में, अपनी ऑब्जर्वेशंस में, कंपनीज के साथ काम करते हुए इन स्ट्रैटेजीज को एक्शन में आते हुए और उन स्ट्रैटेजीज के रिजल्ट्स को आते हुए देखा है। सो आई एम होपफुल एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई ऑल्सो प्रे कि आपका कारोबार जो है इस क्राइसिस के टाइम में सर्वाइव करे और फिर इंशाल्लाह अगली स्टेज में बिजनेस विल थ्राइव।